हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सांबर लेक को आपको जाकर के सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वूलर लेक से रिलेटेड, तो वूलर लेक के मैप को हम व्यू कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी इंडिया का जो पार्ट है वहां पर वूलर लेक सिचुएटेड है। ये जो वूलर लेक है वो इंडिया की फ्रेश वाटर लेक के रूप में सिचुएटेड है। एक टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू वूलर लेक का फॉर्मेशन होता है और इसके एक कॉर्नर से, एक पार्ट से जो झेलम रिवर है वो वूलर लेक में एंटर होती है और दूसरे पार्ट से यहाँ पर एग्जिट होती है। मींस वूलर लेक में हमेशा जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। अब द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हेट स्पीच को लेकर के है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम व्यू करें तो अभी हरिद्वार में एक असेंबली ऑर्गेनाइज होती है और उस असेंबली में कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट पास किए जाते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था। तो कपिल सिब्बल ने अपनी तरफ से इसमें स्टेटमेंट दिए कि अगर जो कोर्ट है इनको काउंटर करने के लिए क्विक जो स्टेप होते हैं वो नहीं उठाता है तो आने वाले टाइम में उन्होंने कुछ प्लेसेस के नाम बताए कि यहाँ पर जैसे कुरुक्षेत्र, ऊना, यहाँ पर दाशना, अलीगढ़ जो स्टेट के कुछ पार्ट है, यहाँ पर भी इसी तरीके की जो असेंबलीज हैं वो ऑर्गेनाइज होंगी और उसमें भी इसी तरीके के अगर स्टेटमेंट पास होते हैं तो हमारी कम्युनिटी में जो कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हो सकता है। उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू ये भी उठाया कि अभी कुछ स्टेट्स में हमारे यहाँ पर इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि इस तरीके के कन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया जाए ताकि उन सबको हम वोट में ट्रांसफ़र कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि इस तरीके की जो स्पीसीज अगर पास होते हैं तो उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पर प्रॉपर लॉज भी अवेलेबल है और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इस तरीके के जो हेट स्पीसीज है उन तरीके के जो भी केसेज है उनको पहले भी एड्रेस किया है और उनको लेकर के कुछ अपनी तरफ से ऑर्डर भी पास किए हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, पुलिस चीफ ऑफ दिल्ली एंड उत्तराखंड को कुछ नोटिस इशू किए हैं और उनसे ये पूछा है कि इस तरीके की जब असेंबली ऑर्गेनाइज हुई उसमें इस तरीके के स्पीसीज पास किए गए तो आपने उनको उनको रेगुलेट करने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रोसीजर अपनाया और अगर नहीं अपनाया तो क्यों नहीं अपनाया। अब देखो, जब अलग अलग प्लेसेस के नाम लिए गए कि यहाँ पर भी इस तरीके की असेंबलीज ऑर्गेनाइज होंगी और उनमें भी इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो पास हो सकते हैं, तो उसको लेकर के जुडिशरी ने बोला कि जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ है उनका यूज़ करके आप इस तरीके के अपने फियर को, अप्रीहेंशन को दूर कर सकते हैं। उनमें ये बताया जा सकता है कि इस तरीके की जो धर्म संसद यहाँ पर होंगी वो हमारे जो लॉ है, ऑर्डर है, उसको वायलेट करने में एक रोल प्ले कर सकती है। तो इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स पास किए हैं उनकी बेसिस पर उन सारी असेंबलीज को आप रोकने में लोकल अथॉरिटीज़ के बेसिस पर ही वर्क वहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है हेट स्पीच। हेट स्पीच को वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आर्टिकल है इसको आप अपने मेंस में यहाँ पर जो जीएस पेपर 2 है यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। हेट स्पीच की अगर हम बात करें तो हेट स्पीच के लिए कोई भी लीगल डेफिनेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। हालांकि अलग अलग जगह ये बात बोली गई है, जैसे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 267 रिपोर्ट में ये बात बोली थी कि हेट स्पीच आप किसको बोल सकते हो। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, किसी भी ग्रुप ने अगर कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हो या कुछ बोला हो, कुछ लिखा हो या कुछ इस तरीके के साइन दिए हो जिससे हमारी सोसाइटी में अलग अलग बेसिस पर, जैसे रेस बेसिस, जेंडर बेसिस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेसिस, रिलीजियस बिलीफ बेसिस, इस तरीके के बेसिस पर अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो स्टेटमेंट, तो उनको आप हेट स्पीच में काउंटर कर सकते, उनको आप एक तरीके से हेट स्पीच में काउंट कर सकते हो। अब हेट स्पीच को एड्रेस करने के लिए अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 153A एंड 505 जो है वो हेट स्पीच को एड्रेस उनके थ्रू किया जा सकता है। इसके अलावा जो अदर कमिटीज़ हैं उन्होंने भी इसी तरीके की रिकमेंडेशन दी कि अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो उनको आप क्रिमिनल बेसिस पर
उनके खिलाफ में जो भी पर्सन इस तरीके के स्टेटमेंट देता है या ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो उनको आप एक तरीके से काउंटर करने के लिए उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। MP बेजबा रूहा कमेटी और TK विश्वनाथन कमेटी ने इस तरीके के ही अपनी तरफ से प्रपोजल दिए, सिमिलर प्रपोजल उन्होंने पास किए कि IPC में कुछ ऐसे सेक्शन इंक्लूड करो ताकि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी इसको प्रमोट किया जाता है हेट स्पीसीज के थ्रू, तो उनको काउंटर किया जा सके। इससे क्या होगा, अगर हम हेट स्पीच को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या है, इससे क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसमें अगर डाइवर्सिटी को में आपको यूनिफिकेशन रखना है और एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो इस तरीके के हेट स्पीच को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। देखो, जब भी आप अपने मेंस में आंसर लिखो तो इस तरीके की जो कमिटीज़ हैं उनके जब आप नाम लिखते हो अपने आंसर्स में, तो आपके जो नंबर्स हैं वो और ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और जो आपका आंसर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट होता है। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम UPSC मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ना सिर्फ UPSC मेंस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके दो ही पॉइंट होते हैं। उसका सिलेबस फर्स्ट, जिससे आपकी जो जो भी स्टडी है वो एक तरीके से लिमिटेड वे में रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स में जो दिया है वो सब कुछ पढ़ना है, और उसको लिमिटेड आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आपको सिलेबस हाथ में हो, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, उसके बेसिस पर आपको जो स्टडी करनी है वहाँ से आपके आंसर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसके बेसिस पर आप एक कन्फाइंड एंड लिमिटेड वे में अपनी स्टडी को कर पाओगे। और जब भी आप स्टडी करो, देखो UPSC जो एग्जाम है उसको आप करंट को, जो भी करंट में इश्यू चल रहा है उसको आप अपने स्टैटिक पार्ट के साथ में रिलेट करके स्टडी करो, जिसकी वजह से ना तो आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी एक्सटेंड होगा, उसको आप लिमिटेड वे में काफ़ी अच्छे से कवर कर पाओगे। आपके प्रीलिम्स लेवल के लिए, मेंस लेवल के लिए और लास्ट में इंटरव्यू लेवल के लिए, सभी के लिए जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना सिर्फ करंट अफेयर्स पर ही सिर्फ फोकस करना है आपको, उसके साथ में जो आपको, जैसे आप कुछ भी आर्टिकल पढ़ रहे हो उसमें आप जैसे जैसे पॉलिटी में कुछ इशू क्रिएट हुआ, तो आपने जो भी स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविज़न बताए गए हैं, उन सबको जब आप रिलेट करके स्टडी करोगे तो आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो भी कवर होगा और जो आपका करंट अफेयर्स है वो भी कवर होगा। द हिंदू की जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पर, अभी हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पंजाब की विजिट पर गए और वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी ब्रीच जैसे इशू देखने को मिले। उसको लेकर के पहले जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो अपनी तरफ से उस प्रॉब्लम की जो भी कारण रहे, जो भी कॉजेज रहे, उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला कि हम एक पैनल बनाएंगे और वो जो पैनल है वो सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई उसकी प्रोब करने की जानकारी हासिल करेगा। तो अभी उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है, एक 5 मेंबर कमेटी, इंदू जो सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज रही हुई है इंदू मल्होत्रा, उनकी लीडरशिप में, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी है और ये जल्द ही जो भी प्रॉब्लम्स रही उसके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के है। यहाँ पर ये बताया गया है कि दिसंबर 2021 में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5.59% तक रही। हालांकि जून 2021 की अगर हम बात करें तो जब भी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक पर रही और उसके बाद में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला, लेकिन दोबारा से यहाँ पर इंक्रीज हुई है। इसका कारण ये बताया गया है कि जो फूड प्राइजेज है उनके प्राइजेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है उसमें थोड़ा सा रेगुलर वैसे ग्रो हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो प्राइजेज है वो हाइक हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेज की हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनिंग की। हमें पता है कि तमिलनाडु स्टेट रेगुलर जो नीट एग्जाम होता है, NTA नीट एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाता है, तो उससे अपने आप को एग्जेम्प्ट करने की बात करता है। उनका ये मानना है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस ले, तो उनके लिए हम अपने तरीके से प्रोसीजर बनाएं और उसी के बेसिस पर उनको एंट्रेंस दिया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इसरो ने अपना जो गगनयान मिशन है उसके लिए क्रायोजेनिक जो इंजन है उसका यूज़ किया जाएगा, तो उसका क्वालिफिकेशन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया है। तो सबसे पहले इसरो जो टर्म है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स, गगनयान और क्रायोजेनिक, ये जो वर्ड्स हैं इनसे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेंस का GS पेपर 3 है वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। एक एक करके अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले क्रायोजेनिक फ्यूल होता क्या है। देखो,
नॉर्मल जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, लेकिन उनको हम जो भी रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स हम स्पेस में सेंड करते हैं उनमें उनको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि स्पेस में जो भी रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स जाते हैं उनमें इस तरीके के फ्यूल्स की ज़रूरत है जो काफ़ी लो टेम्परेचर पे भी जिनको रिक्वायर्ड है, मतलब जिनको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर जिन फ्यूल्स को आप स्टोर करते हो उन्हीं का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनको लिक्विड स्टेज में मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। जब भी स्पेस में इस तरीके के रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होने की वजह से इस तरीके के फ्यूल जिनको आप काफ़ी बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हो, उन्हीं फ्यूल्स को आप क्रायोजेनिक फ्यूल्स बोलते हो। क्रायोजेनिक फ्यूल्स में जो लिक्विफाइड जो गैसेज होती है ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, इनका यूज़ क्रायोजेनिक फ्यूल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें इसरो से रिलेटेड और उसके बाद में जो गगनयान मिशन है उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम व्यू कर लेंगे। देखो जो इसरो है उसको 1962 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर इसरो को इनको स्पार नाम से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से उसको एस्टेब्लिश किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो एक एमिनेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस डेवलपमेंट में एक बिग रोल प्ले किया था। उनका ये मानना था कि अगर हमें अपनी कंट्री का, अपने नेशन का डेवलपमेंट करना है तो हमें स्पेस रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाद में ये जो इनको स्पार कमेटी बनाएगी इसी को 1969 में इसरो नाम में चेंज कर दिया गया। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर बाद में जो इसरो है उस ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंडर सबमिट कर दिया जाता है। जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। गगनयान मिशन की अगर हम बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन है। इसके तहत 3 जो फ्लाइट हैं वो हमारे स्पेस में भेजी जाएंगी और हमारा जो ऑर्बिट है वहाँ पर इनको सेंड किया जाएगा, जिसमें 2 फ्लाइट जो हैं वो अनमैन्ड फ्लाइट होंगी और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। ये गगनयान को अगर हम सफल कर पाते हैं तो ऐसा करने वाला इंडिया जो है वो 4th नेशन बन जाएगा, यूएस, रशिया और चाइना के बाद में। इसमें क्या होगा कि जो ये मैंड मिशन जो भेजा जाएगा वो 5 से 7 दिन तक ये लोग जो हैं वो स्पेस में रहेंगे। हमारी जो अर्थ है उसके 300 से 400 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर 5 से 7 दिन तक लो अर्थ ऑर्बिट में ये अर्थ का सर्किल करेंगे और उसके बाद में वापस आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या स्पेस के एरिया में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर अपने आप को कर पाएंगे। जब नई टेक्नोलॉजी को हम इन्वेंशन जो होगा वो उसी के बेसिस पर होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाएंगी और उसका फिर आने वाले टाइम में जो भी मिशंस हैं उनमें उनका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, अभी हमने देखा कि यूएस और रसिया के बीच में डिस्कशन हुआ। नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी तरफ से डिस्कशन किया, रशिया के जो भी प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से जो भी सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन सबके साथ में डिस्कशन हुआ। कारण क्या है, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो भी प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच में एक तरीके का इशू चल रहा है। इशू ये चल रहा है कि रशिया ने अपनी बहुत सारी जो आर्मी है उनका जो भी एक तरीके से बॉर्डर एरिया है वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है, जिसको लेकर के जो अदर कंट्री है उसको एक तरीके से थ्रेट लग रहा है। तो यहाँ पर जो जिनेवा में है, वहाँ जिनेवा में यूएस और रशिया के बीच में यहाँ पर डिस्कशन हुआ, जिसको जिनेवा टॉक्स के नाम से आप जान सकते हो। हालांकि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं रहा कि इसमें इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ, निर्णायक नहीं रह पाया, आप ये मान सकते हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको भी पता है कि जो कोल्ड वॉर टाइम था उसमें रशिया और यूएस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने थे, तो इतना जो एक दूसरे के राइवल कंट्रीज़ हों उनमें इतनी जल्दी तो रिजल्ट सामने आ ही नहीं सकता। अब देखो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो रशिया और यूएस एक तरीके से वो बिग कंट्रीज थी, तो उनके बीच में क्लैश स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वॉर होता क्या है, कोल्ड वॉर में होता है कि आप डायरेक्टली वेपन्स का यूज़ नहीं करते, लेकिन एक दूसरे कंट्री को वैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, दूसरे कंट्री को कम करने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश किए जाते हैं। बस डायरेक्टली जो बैटलफील्ड में जो वॉर होता है वो वॉर उसमें नहीं किया जा सकता है, मतलब पॉलिटिकल बेसिस पर, पॉलिसीज बेसिस पर आप दूसरे कंट्रीज़ को काउंटर करने की कोशिश करते हो। तो ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ
जिसी में यूएस को ये लगा कि मैं रशिया को काउंटर अगर मुझे करना है तो मुझे अपना एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करना होगा। तो इसीलिए यूएस ने नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया। थोड़ा सा अगर हम नाटो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम व्यू करें तो जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से इसको स्टेब्लिश किया गया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक के पास में जो कंट्रीज हैं उनको सिक्योर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसको वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये आ जाए कि वाशिंगटन ट्रीटी जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करके स्टडी करो तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई कोई कॉन्फ्रेंस जो होती है उसको लेकर के पूछ लिया जाता है कि ये जो टर्म है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें यूएस, कनाडा और उसके साथ में बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन जो नेशन है वो इसके साथ में शामिल हुए इस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो सोवियत यूनियन के खिलाफ में हम कलेक्टिवली तरीके से अपनी जो सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड कर सके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। मतलब इसका प्राइमरी गोल ये है कि नॉर्थ अटलांटिक एरिया में जो भी डेमोक्रेटिक पीस है उसको मेंटेनेंस देने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो भी इसके मेंबर्स हैं उनमें कलेक्टिव डिफेंस होगा। मींस नाटो ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो अदर जो मेंबर्स हैं नाटो ऑर्गेनाइजेशन के उनका ये मानना होगा कि हमारे ऊपर भी अटैक हुआ है और वो इसको एक कलेक्टिवली तरीके से उस अटैक को फेस करने की कोशिश करेंगे। नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो आर्टिकल 5 है उसमें यही बोला गया है कि एक अटैक जो होगा वो ये माना जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक हुआ है। ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मिलिट्री एंड सिविलियन हेडक्वार्टर जो है उसको भी मेंटेन करता है। मतलब अपनी जो मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है ताकि अगर इस तरीके कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसमें अपने मिलिट्री का यूज़ यहाँ पर किया जा सके। ओके, तो ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन जिसको लेकर के आप प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस में जो हमारी सिक्योरिटी अलायंसेज है वहाँ पर जीएस पेपर में इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबली लेवल पर जो हमारी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो हर कंट्री है वो किस तरीके से कोशिश कर रहा है। तभी तो आप देखते होंगे ना, जब भी हम फॉरेन पेज पढ़ते हैं तो हमने ये देखा कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के विजिट पर गया है तो बार बार डिस्कशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसमें मोटिव रखे जाते हैं कि इसमें डिफेंस जो है उस पॉइंट के ऊपर भी वर्क किया जाएगा, टेररिज्म के पॉइंट के ऊपर भी वर्क किया जाएगा। वो इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके बाद में बहुत सारे जब मेंबर्स उसमें जुड़ जाते हैं तो वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो यूएस है वो अपनी तरफ से ये चाहता है कि ये जो इशू है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इशू है, यूएस चाहता है कि यूक्रेन को हमारे साथ मिलाया जाए, मतलब नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया जाए। और नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जब मेंबर बनेगा तो हम रशिया को एक तरीके से काउंटर कर पाएंगे। रशिया का ये मानना है कि पोस्ट कोल्ड वॉर में हमारे बीच में एक कंसेंसस हुई थी। उस कंसेंसस में हमने ये बोला था कि कोई भी कंट्री जो है वो उसके ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली जा कर के आप नाटो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने के बहाने दूसरी कंट्री की जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर कुछ जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। इसी को लेकर के ऐसा नहीं है कि जो यूएस है उसने पहली बार यूरोपियन कंट्रीज़ में या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरीके का अपना एक्सपेंड करने की कोशिश की है। उससे पहले भी कुछ कंट्रीज़ को अपने अंडर करने की कोशिश की, जिसका रशिया ने हमेशा से एक प्रोटेस्ट किया है, अपोज किया है। 2014 में जो यूक्रेन है, वैसे तो यूक्रेन के कुछ पार्ट जो है वहाँ की जो कुछ पॉपुलेशन है वो रशिया को सपोर्ट करती थी, लेकिन 2014 में जो क्रीमिया को एनेक्स किया रशिया ने उसके बाद में जो अपोज देखने को मिल रहा है रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ में, तो रशिया को क्या करना चाहिए कि अपने, हमें पता है कि जो यूक्रेन है वो 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद में एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पर डेवलप हुआ। तो अगर हम यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है उसको अगर रशिया मेंटेन करे तो यूक्रेन कभी भी नाटो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में नहीं जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन में बहुत सारी कंट्री जो हैं वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में गई। इसका बहुत सारा कारण ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ की जब इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक अच्छी मिलिट्री को मेंटेन कर पाए और नाटो ऑर्गेनाइजेशन उनको एक तरीके से फ्री सपोर्ट दे रहा है, तो वो क्यों उसके साथ नहीं जुड़ेंगी। रशिया को एक तरीके से नाटो को अगर आपको काउंटर करना है तो आपको जो वहाँ की आपकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें आपको बिलीफ क्रिएट करना होगा।
और बिलीफ क्रिएट करके आप उनके साथ में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करके आप ऐसे कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि जो कंट्रीज़ नाटो की तरफ उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है वो ना हो करके रशिया के साथ में ही, भले ही वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के रूप में रहें, लेकिन रशिया के साथ में उनके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेंगे। और जब रिलेशन मेंटेन रहेंगे तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी सामने नहीं आएंगी। इस आर्टिकल में लास्ट में यही बोला गया है कि देखो, प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया की बॉर्डर वाले एरियाज में लगभग 1 लाख ट्रूप्स जो हैं, सोल्जर्स जो हैं वो वहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं। जो यूएस है वो अपनी तरफ से वहाँ पर कोशिश कर रहा है। उनका ये मानना है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर यूक्रेन पर रशिया अटैक करता है तो हम ये मानेंगे कि ये अटैक नाटो ऑर्गेनाइजेशन पे है और हम एक तरीके से इसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। कंक्लूजन इस आर्टिकल में यही है कि आज तक वॉर से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला है। जब तक आप ट्रीटी बेसिस एग्रीमेंट नहीं करोगे, प्रॉब्लम को बैठ करके सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, आने वाले टाइम में वो जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। हमने ये देखा कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज है वो भी यही सेम प्रॉब्लम है और उसको लेकर के बार बार हमने ये भी देखा कि वॉर भी हुई लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। अभी प्रेजेंट टाइम में जो डिसंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है, अगर उसके साथ में ही मिल बैठ करके अच्छे से वर्क किया जाए तो इससे क्या होगा, दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिक जो अपना बर्डन है वो भी क्रिएट नहीं होगा, जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और अच्छे से एक दूसरे के नेबर कंट्रीज़ के रूप में हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर, यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो डाटा पब्लिश हुए उसमें हमने ये देखा कि हमारे इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज हुई है। इसके बेसिस पर ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो हमारा यूथ है, मतलब चिल्ड्रन की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद में, ऐसा नहीं है कि अगले साल ही, बहुत समय के बाद में हमारे यहाँ पर जो ओल्ड एज पर्सन है वो ज़्यादा होंगे और जो चिल्ड्रन है उनकी संख्या, उनकी पॉपुलेशन कम होगी। अब हम कैसे अपना जो यहाँ पर जो एसेट्स हैं उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स के बेसिस पर ये बताया गया है कि हमें कुछ ऐसी, जैसे कि सिंगापुर, ताइवान और साउथ कोरिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने किस तरीके से इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी इनक्रेडिबल इकोनॉमिक ग्रोथ की है, इसमें उन्होंने अपनी जो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है उसी के बेसिस पर, जैसे कि एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ चॉइसेस, यूथ के लिए जो एम्पावर करने के जो प्रोग्राम चलाए हैं, इसी के बेसिस पर हम इंडिया भी जो है वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब देखो, दूसरा इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है एशियन कंट्रीज़ में। हमारे इंडिया में जो एक चाइल्ड है वो 60% कंजप्शन करता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना में 85% कंजप्शन करता है। तो हमें इसको इंक्रीज़ करना होगा ताकि हमारे यूथ को हम एम्पावर कर सकें। दूसरा, हमारे जो चिल्ड्रन हैं उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। इसमें इन्वेस्ट आप कैपिटल स्पेंडिंग के रूप में मान सकते हो कि उनके लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके लर्निंग के लिए, जो भी अर्ली चाइल्डहुड से जो इतना हम खर्चा करते हैं हमारे इंडिया में, उसको इंक्रीज़ करना होगा ताकि जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे यूथ है, जो हमारा चिल्ड्रन है, वो एक तरीके से अपने आप को जो स्किलिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी एरिया में अपने आप को डेवलप कर सके। सेम इसी तरीके का साउथ कोरिया में जो कंट्री है, साउथ कोरिया, उन्होंने ऐसा किया और उसके बेसिस पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार रिजल्ट आए। हेल्थ इन्वेस्टमेंट में भी हमें इंक्रीज़ करना होगा। प्रेजेंट टाइम में जीडीपी का 1% जो है वो हम हेल्थ में मतलब खर्च करते हैं, इसको और ज़्यादा हमें इंक्रीज़ करना होगा ताकि यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड हो और आने वाले टाइम में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो भी जेंडर डिफ्रेंशिएशन है हमारे इंडिया में उसको कम करना होगा। मतलब क्या होता है कि जो बॉयज़ हैं वो अपनी एजुकेशन लगभग कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो एक टाइम के बाद में जो अपनी एजुकेशन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। फिलीपींस, चाइना और थाईलैंड में अगर हम बात करें, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस तरीके के जो डिफरेंसेज हैं वो काफ़ी कम हैं और इसी को ही इंडिया में रिवर्स करना है। हमारे यहाँ पर वर्कफोर्स में जो पार्टिसिपेशन है विमेन का, फीमेल का, उसको इंक्रीज करना होगा। 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग 20.3% जो है वो विमेन का पार्टिसिपेशन है। 2003-4 में 34.1% था जो डिक्रीज हुआ है। तो दोबारा से हमें न्यू स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी जो हैं वो विमेन और गर्ल को प्रोवाइड करनी होगी ताकि हमें अगर
$3 ट्रिलियन में अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना है तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं तो बहुत सारी स्किल्स को वो स्टडी अगर करना चाहती हैं तो उसके लिए उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जब देखो जब पॉपुलेशन में आप ये बोल रहे हो कि आने वाले टाइम में जो चिल्ड्रन है उनकी संख्या कम है, तो उसके बेसिस पर जब गर्ल्स का इंक्लूजन होगा तो भी जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम रेगुलर कर पाएंगे, नहीं तो एक टाइम के बाद में वो स्लो डाउन वहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि हमारे स्टेट्स की जो डाइवर्सिटी है वो भी हमें एड्रेस करनी होगी। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वैसे प्रेजेंट टाइम में इंडिया यंग कंट्री है। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो वहाँ पर यंगेस्ट जो पीपल है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो भी इशू है उसको भी हमें एक तरीके से रिड्रेस करना होगा। तो ये बहुत सारी यहाँ पर कुछ मतलब अपनी तरफ से एग्जांपल्स देने की कोशिश की गई है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, कि वहाँ पर ये चीज़ें डेवलप की गई तो ये रिजल्ट आया, ये चीज़ें डेवलप की गई तो ये रिजल्ट आया। इन सभी का इंक्लूजन अगर इंडिया में होगा तो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स फेस माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस तरीके का इशू हो सकता है, उस इशू को हम अपने लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में डेवलप कर सकते हैं अगर उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन हो तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इसरो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसरो ऑर्गेनाइजेशन के जो नए चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट किया गया है। इनका जो नाम है वो आपको ध्यान होना चाहिए, एस सोमनाथ। इन्होंने GSLV मार्क 3 जो है उसके डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले किया था। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है उसको लेकर के है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं मनोज नरवणे, उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि डिसएंगेजमेंट जो प्रोसीजर है वो रेगुलर चल रहा है, लेकिन अभी भी ईस्टर्न लद्दाख में जो हम थ्रेट देख रहे हैं वो रेगुलर हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको भी हम सोल्व कर पाएँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेज हैं उनको हम डायलॉग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम कोशिश कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है उन्होंने, यहाँ देखिए, नॉर्थ कोरिया कंट्री ने दोबारा से एक मिसाइल का उन्होंने एक तरीके से उसका रिसर्च किया और उसको लेकर के दोबारा से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइल का वहाँ पर एक तरीके से उनको लॉन्च किया जा रहा है, उनका यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, उनको लेकर के रिसर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी इस टेस्टिंग को लेकर के उन्होंने एक तरीके से उनको कंसर्न है, जैसे US को है या फिर अदर कंट्रीज साउथ कोरिया है उनको है, जापान कंट्रीज़ को है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर अटैक कर दे। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब जो साउंड की जो स्पीड होती है उससे भी 5 टाइम मोर मतलब उसकी स्पीड होती है, उसी को बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बोला जाता है कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जब भी किसी टारगेट के ऊपर अटैक करती हैं इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने ट्रेवल करती हैं तो रास्ते में अपने एक तरीके से कुछ हीट को जनरेट करती हैं, और इंफ्रारेड जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी अपने टारगेट को अटैक करती हैं तो टारगेट को अटैक करने से पहले इनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, उस टाइम पर भी इनके ऊपर अटैक करके इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो इशू है वो ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि जो इंफ्रारेड जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें डेवलप करना होगा। अभी जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है, और जिन भी कंट्रीज़ को इस तरीके की जो थ्रेट मिलती है या फिर उनको लगता है तो उनको अपने यहाँ पर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को अगर वो डेवलप करते हैं तो इस तरीके के इशू को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी हमने एडिटोरियल में जो डिस्कस किया उसी को लेकर के है कि यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया, नाटो ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेज है यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के उसको लेकर के यहाँ डिस्कशन हुआ। हालांकि एक रिजल्ट ज़्यादा कुछ नहीं निकला। यूरोपियन कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि जो रशिया है वो अटैक ना करे, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो ज़्यादा इसके ऊपर वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी गैसीय जो रिसोर्सेज हैं, गैसेज जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं वो रशिया के ऊपर, और जो भी यहाँ पर सप्लाई होती है
यूरोपियन कंट्रीज़ में वो रशिया से ही सप्लाई होती है। तो अगर इनके साथ में रिलेशन बिगड़ते हैं या यूक्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। देखो, हमें पता है कि हर कंट्री जो है वो एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी जो कंट्री है वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर हर तरीके के जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल नहीं हो सकते। तो इस तरीके के जो क्राइसिस है वो ना ही हो तो सही है, क्योंकि इसकी वजह से जो अदर कंट्रीज़ हैं उन पे भी काफ़ी इकोनॉमिक बर्डन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो श्रीलंका को लेकर के है। श्रीलंका जो है, अभी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो श्रीलंका की विजिट पर आए, उसके बाद में माना जा रहा है कि श्रीलंका को और डेब्ट जो है वो चाइना जो है देने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस में है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। फूड के जो प्राइजेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, यहाँ पर जो भी रिजर्व थे इनके वो सब कुछ एक तरीके से कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए उन सबको मनी की ज़रूरत है और चाइना ये कोशिश कर रहा है। चाइना तो चाहता है कि जो इस तरीके की जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो उसके अंडर हो, उनको इनडायरेक्टली वो अपने अंडर करे ताकि अपने जो भी मोटिव्स हैं उनको कंप्लीट कर पाए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।